अंबाले के बाद लुधियाने के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं डिब्बे से उतर पड़ा। डिब्बे में बेहद रश था और मैं इन मुसाफिरों में बिल्कुल फंस कर बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि किसी दूसरे डिब्बे में जाकर बैठना चाहिए, इस तरह बैठे बैठे तो मेरी टांगें अकड़ जाएंगी। प्लेटफॉर्म पर उतरा तो देखा कि ट्रेन के एक डिब्बे में डाक के बड़े बड़े थैले थे, सामने अखबार का स्टॉल था। सोचा कोई अखबार लेकर मकबूजा कश्मीर के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करनी चाहिए। स्टॉल पर दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के 2-1 अखबार और हिंदी, गुरमुखी और अंग्रेजी के अखबार पड़े थे। मैंने अंग्रेजी का एक अखबार उठाकर उसका वर्क उल्टा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। अखबार में मेरी तस्वीर के साथ इश्तिहार छपा हुआ था जिसमें मेरी गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान भी था। मैंने अखबार वहीं तह करके रख दिया। दूसरा हिंदी का अखबार खोल कर देखा, उसमें भी मेरी तस्वीर छपी हुई थी। ये तस्वीर मेरे बिल्कुल मौजूदा हुलिये की थी और मुझे फौरन पहचाना जा सकता था। मैं चुपके से वहाँ से खिसक कर ट्रेन की तरफ बढ़ा कि किसी ने पीछे से मुझे आवाज दी, ओ बाबू जरा इधर देखो। मैंने पलट कर देखा, एक सिख फौजी मुझे घूर रहा था। उसके हाथ में अखबार था। उसने अखबार में मेरी तस्वीर देख ली थी। मुझे देखते ही उसका हाथ अपनी रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। खबरदार यहीं खड़े रहो, भागे तो गोली मार दूंगा। लेकिन मैं वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था, मुझे वहाँ से भागना था और जिस तरफ मुंह उठे उसी तरफ भागना था और भागते चले जाना था। अभी सिख फौजी जो कैप्टन के ओहदे का फौजी था होल्स्टर में से रिवॉल्वर निकाल ही रहा था कि मैं ट्रेन के डिब्बे में घुस गया और मुसाफिरों के ऊपर से छलांगे लगाता डिब्बे के दूसरे दरवाजे में से नीचे छलांग लगाकर रेलवे लाइन के जंगले के साथ साथ भागने लगा। पीछे से ऐसी आवाजें आने लगी थी जैसे कुछ लोग मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, मगर मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था। मैं बेतहाशा भाग रहा था। इस दौरान मैं 2-3 आदमियों से टकराया। सिख फौजी मेरे पीछे दौड़ रहा था, कुछ और लोग भी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मुझे उनके पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस है की आवाजें आ रही थी। सिख फौजी मुझ पर पीछे से फायर नहीं कर सकता था। प्लेटफॉर्म पर काफी मुसाफिर थे। प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, सामने रेलवे यार्ड आ गया जहाँ रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था। मैं जिस रफ्तार से भाग रहा था मेरा दिमाग उससे दुगनी रफ्तार से सोच रहा था कि मुझे इन लोगों से अपने आप को कैसे बचाना है। रेल की पटरियों में मैं आसानी से नहीं दौड़ सकता था, वहाँ लोग भी नहीं थे। सिख फौजी तरबियत याफ्ता कैप्टन था, वो बड़ी आसानी से पिस्तौल का फायर करके मुझे गिरा सकता था। जहाँ प्लेटफॉर्म खत्म हुआ वहाँ मुझे बाएं जानिब माल गाड़ी का डिब्बा खड़ा नजर आया। मैं तेजी से उस डिब्बे के पीछे हो गया। सामने रेलवे गोदाम का सहन था जहाँ ट्रक पर से सामान उतारा जा रहा था। पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस है की आवाजों ने मेरे लिए बेहद मुश्किल पैदा कर दी थी। जैसे ही मैं गोदाम के सहन में दाखिल हुआ मजदूरों ने पलट कर मेरी तरफ देखा और मुझे पकड़ने के लिए बाजू फैला दिए। ऐन उसी लम्हे पिस्तौल के 2 फायर हुए। ये हवाई फायर ही हो सकते थे। सिख फौजी मजदूरों के होते हुए मुझ पर फायर नहीं कर सकता था। मैं मजदूरों को धिक्के देकर निकल गया। एक सिख मजदूर मेरे पीछे दौड़ा। मैं गोदाम के पीछे निकल आया। यहाँ 4-5 फुट ऊंची दीवार थी। मैंने दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। मैं स्टेशन के बाहर सड़क पर आ गया। मुझे बहुत से तांगे और रिक्शे खड़े नजर आए। इतना वक्त नहीं था कि मैं रिक्शे में घुसकर ड्राइवर से कहता कि चलो। लोगों का शोर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं सड़क पार करने के लिए दौड़ा तो अचानक एक सिख स्कूटर सवार मेरे सामने आ गया। उसने एकदम ब्रेक लगा दी। मैंने उसे धक्का देकर स्कूटर से गिरा दिया। स्कूटर भी एक तरफ गिर पड़ा और स्कूटर का इंजन चल रहा था। मैंने इंतहाई तेजी से स्कूटर को उठाया, उछलकर उस पर बैठा और एकदम से उसकी रफ्तार तेज करके जिस तरफ स्कूटर का मुंह था उसी तरफ निकल गया। एक तांगे से टकराते टकराते बचा। मैं पूरी रफ्तार से स्कूटर भगाए लिए जा रहा था। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। सड़क के एक जानिब रेलवे लाइन की दीवार थी जहाँ सिग्नल के खंबे नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ सड़क के किनारे किनारे खोखा नुमा दुकानें थीं। कुछ पता नहीं था कि सड़क आगे किस तरफ जाती है। मैं स्कूटर को फुल स्पीड पर भगाए लिए जा रहा था। स्कूटर मेरा साथ दे रहा था। आगे रेलवे का पुल आ गया। मैंने स्कूटर को पुल पर डालने से पहले एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। कुछ फासले पर एक रिक्शा बड़ी तेज रफ्तारी से भागा चला रहा था। यकीनन सिख फौजी उसमें बैठा था और उसने रिक्शा मेरे पीछे लगा दिया था। रेलवे पुल पर काफी ट्रैफिक था और दोनों तरफ से सवारियां आ जा रही थी। मैं जितनी तेज वहां स्कूटर चला सकता था चलाते हुए पुल उबूर कर गया। दूसरी तरफ सड़क की दोनों जानिब हमारे लाहौर के गुलबर्ग की तर्ज की कोठियां बनी हुई थी। मैं वहां से भी निकल गया। मैं किसी ऐसी छोटी सड़क या तंग रास्ते की तलाश में था जहां से मेरे पीछे लगा हुआ रक्षा न गुजर सके। एक जगह कोठियों के अकब में छोटी सी नहर बह रही थी। उसकी एक जानिब दरख्त ही दरख्त थे और दूसरी जानिब यानी नहर के किनारे और कोठियों के पिछवाड़ों के दरमियान बड़ा तंग रास्ता बना हुआ था। मेरा स्कूटर वहां से गुजर सकता था मगर रक्षा नहीं गुजर सकता था। ये सोचे बगैर कि रास्ता आगे किस तरफ जाता है मैंने स्कूटर उधर मोड़ दिया। ये गैर हमवार रास्ता था। स्कूटर उछल उछल कर चल रहा था। ये तंग रास्ता खत्म हुआ तो आगे फिर एक सड़क आ गई। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा, वाकई एक रक्षा तंग रास्ते के पास आकर रुका हुआ था। कुछ देर के लिए मैं खतरे से बाहर हो गया था, लेकिन मैं दुश्मनों के शहर में था। इस शहर के नशेब फराज से वाकिफ भी नहीं था। मेरे पाकिस्तानी जासूस होने का ऐलान हो चुका था। पुलिस को भी इत्तला मिल चुकी होगी। कोई ताज्जुब नहीं था कि अगले चौक में पुलिस घेरा डाले मौजूद हो।
मुझे जितनी जल्दी हो सके इस शहर से बाहर निकल जाना चाहिए था। मेरा रुख मशरिक की तरफ था। किसी जमाने में लुधियाना शहर में मुसलमानों की बड़ी जबरदस्त आबादी थी। इस शहर के सियासी, इल्मी और दीनी बसीरत रखने वाले आलिम फाजिल मुसलमानों की सारे हिंदुस्तान में धूम मची हुई थी। कैसे कैसे अदीब, शायर, सियासी रहनुमा और उलमा कराम लुधियाने में रहा करते थे। मुसलमानों के कल्चर और सकाफत की लुधियाने शहर की तमद्दुन पर गहरी छाप थी। क़याम पाकिस्तान के बाद लुधियाने के मुसलमानों पर क़यामत टूट पड़ी। हिंदुओं और सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया और लुधियाने की सरजमीन जिंदा मुसलमानों के वजूद से महरूम हो गई। अगर लुधियाने में मुसलमान रह रहे होते तो मुझे किसी न किसी मुसलमान घराने में पनाह मिल सकती थी, लेकिन तारीख बदल चुकी थी। लुधियाने में एक भी मुसलमान घर नहीं बचा था। उनके घरों को लूट कर नजर आतिश कर दिया गया था और बाहर से हिंदू आकर आबाद हो गए थे। मेरा स्कूटर सड़क पर भागा जा रहा था और मेरा दिमाग तेजी से सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त मुझे किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां मैं कुछ देर के लिए छुप जाऊं, क्योंकि शहर की पुलिस ने यकीनी तौर पर स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाके की नाकाबंदी कर ली थी और सड़क पर किसी भी जगह लुधियाना पुलिस मुझे पकड़ सकती थी। एक परेशानी ये भी थी कि मैं निहत्था था, मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह भी नहीं थी। अगर पिस्तौल होता भी तो मैं निकल कर सामने आई हुई शहर की मुसल्ला पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकता था। दूर सड़क पर मुझे कुछ ट्रक किस्म की गाड़ियां नजर आईं। मुझे ऐसे लगा जैसे पुलिस ने सड़क रोक रखी है। मैंने स्कूटर सड़क से उतार लिया और दरख्तों के पीछे आकर स्कूटर को रोका, उसे वहीं छोड़ा और एक खेत में घुस गया। ये आबादी के अंदर शहर के 2-4 खेत थे, जिनके आगे फिर आबादी के मकान शुरू हो गए थे। मैं दौड़ने की बजाय खेत में तेज कदमों से चल रहा था। फसल ज्यादा ऊंची नहीं थी और मेरी कमर तक आती थी। मैं 2 खेतों के दरमियान बनी हुई पतली पगडंडी पर चल रहा था। खेत खत्म हो गए। रात का वक्त होता तो अंधेरा मुझे छुपा लेता, मगर ये दिन का वक्त था। शुरू नवंबर का आसमान साफ था, धूप निकली हुई थी। मेरी तस्वीर अखबारों में छप चुकी थी। कोई भी पुलिस वाला मुझे पहचान सकता था। ये बात भी थी कि जो सिख मेरे पीछे लगा हुआ था वो फौजी था। उसने लुधियाने की मिलिट्री पुलिस को भी जरूर खबर कर दी होगी और मिलिट्री पुलिस भी इस इलाके में मेरी तरफ बढ़ रही होगी। मेरे लिए किसी जगह छुप जाना बेहद जरूरी था और छुपने के लिए मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहाँ कोई मेरी मुखबरी न कर सके। मैं खेतों से निकलकर टाली के दरख्तों के नीचे से होकर गुजर रहा था कि अचानक सामने एक छोटा सा चर्च यानी गिरजा घर नजर पड़ा। गिरजे का छोटा कच्चा अहाता था। अहाते के अंदर गिरजा घर की पुरानी इमारत थी। उसका बड़ा दरवाजा बंद था। मुझे ख्याल आया कि मुझे गिरजा घर के पादरी यानी फादर के पास पनाह मिल सकती है। ईसाई होने के नाते फादर में हिंदू सिखों वाला तासुब और मुसलमानों से नफरत का शदीद जज्बा नहीं होगा। उसका मुझे भारत के फिरौनों के दरमियान अपने कयाम के दौरान तजुर्बा हो चुका था। मैं जल्दी से चर्च के अहाते में दाखिल हो गया। एक तरफ छप्पर के नीचे भैंसें बंधी हुई थीं। एक आदमी उनके आगे चारा डाल रहा था। उसने मेरी तरफ बिल्कुल न देखा और अपने काम में मसरूफ रहा। मैं गिरजा घर के हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। छोटा सा हॉल कमरा था। 2 रोया बेंच बिछे थे। सामने कुर्बान गाह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मुजस्समों के सामने 3-4 मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने दरवाजे में से झांक कर बाहर देखा। मुझे 2 आदमी बाहर सड़क पर एक तरफ को दौड़ते हुए नजर आए। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जिन लोगों से मुझे खतरा था वो मेरा पीछा करते जहाँ तक आ गए थे। मैं खाली बेंचों के दरमियान से जल्दी जल्दी चलता कुर्बान गाह की एक जानिब आकर रुक गया और सोचने लगा कि जहाँ से किस तरफ चला जाऊं। कुर्बान गाह ऊंची जगह पर बनी हुई थी और उसके कोने में एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा खुला और एक पादरी साहब नमूदार हुए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है बेटा? पादरी साहब की उम्र 50 के करीब होगी। दुबला जिस्म था, रंग सांवला था, लंबा चुगा पहन रखा था, गले में चांदी की सलीब लटक रही थी, सर के खशखशी बालों में सफेदी नुमाया थी, चेहरे पर बड़ी शफीक मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, फादर कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे कहीं छुपा लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि मैं कोई चोर, डाकू या कातिल नहीं हूँ। पादरी साहब एक लम्हे के लिए मुस्कुराते हुए शफीक चेहरे से मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ के इशारे से कहा, मेरे साथ आ जाओ बेटा। मैं उनके पीछे हो गया। दूसरी तरफ एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें जमीन पर दरी बिछी हुई थी। एक तकिया दीवार के साथ लगा था। एक जानिब तह किया हुआ कंबल पड़ा था। छत के साथ धीमी रोशनी वाला बल्ब लटक रहा था। यहाँ बैठ जाओ बेटा और मुझे बताओ कि लोग तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं। मैं कुछ कहने वाला ही था कि गिरजे के हॉल कमरे की जानिब से भारी भारी कदमों की आवाजें आने लगी। किसी ने पादरी साहब का नाम लेकर उन्हें बुलाया। पादरी साहब ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। मैंने कहा, फादर पुलिस होगी, प्लीज उन्हें मेरे बारे में कुछ न बताइएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं चोर, डाकू या कातिल नहीं हूँ। पादरी साहब ने हाथ ऊपर उठाकर मुझे नर्म आवाज में कहा, मत घबराओ बेटा। ये कहकर वो कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। उनके जाते ही मैं जल्दी से दरवाजे के पास आकर दरवाजे की बारीक दुर्ज में से हॉल कमरे में देखने लगा। मेरा खदशा दुरुस्त था। गिरजा घर के छोटे से हॉल कमरे में पुलिस के आदमी खड़े हुए थे। इनमें 3 सिख सिपाही थे और एक उनके साथ हिंदू इंस्पेक्टर या थानेदार था। वो हॉल कमरे के दरवाजे से काफी आगे आकर बेंचों के दरमियान खड़े थे। पादरी साहब कुर्बान गाह की सीढ़ियां उतरकर पुलिस के सिपाहियों के पास जाकर उनसे बात
बातें करने लगे। मुझे उनकी सिर्फ हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, लफ्ज समझ में नहीं आ रहे थे। मेरे दिल की धड़कन उस वक्त जरूर तेज हो गई थी। ये बात साफ जाहिर थी कि पुलिस पादरी साहब से मेरे बारे में पूछ रही होगी, और अगर पादरी साहब पुलिस को बता देते कि जिस पाकिस्तानी कमांडो की उन्हें तलाश है वो अंदर कोठरी में छुपा हुआ है, तो इस कोठरी में से फरार होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था और मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मैं जज्बात की हैजानी कैफियत के साथ दरवाजे के साथ लगा बारीक दुर्ज में से पादरी साहब को पुलिस के साथ बातें करते देख रहा था। पादरी साहब बातें करते हुए थानेदार की किसी सवाल का जवाब में नफी में सर हिलाते तो मैं समझ गया कि उन्होंने पुलिस को मेरे बारे में नहीं बताया। मुझे कुछ हौसला हुआ। थानेदार पादरी साहब से जोर देकर कुछ कह रहा था, फिर उसने पादरी साहब से हाथ मिलाया, सिपाहियों को लेकर हॉल कमरे से निकल गया। मेरी जान में जान आई। मैं दरवाजे से हटकर दरी पर बैठ गया। इतने में पादरी साहब भी अंदर आ गए। वो दरवाजा बंद करके वहीं खड़े होकर मुझे गहरी निगाहों से तकने लगे। मैं भी उन्हें तकने लगा। उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो चुकी थी। फिर वो मेरे करीब आकर दरी पर बैठ गए और बोले, बेटा, मुझे पुलिस की ज़बानी मालूम हुआ है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। ये बात मेरे ज़मीर को हरगिज गवारा नहीं कि मैं अपने मुल्क के दुश्मन को मदद करूं और उसे पुलिस के हवाले न करूं, लेकिन मैं तुम्हें पनाह दे चुका हूं। ये बात भी मेरे मसलक के खिलाफ है कि तुम्हें पनाह देने के बाद पुलिस के हवाले कर दूं। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हमारी वफादारियां अपने मुल्क के साथ हैं। पादरी साहब अपने तौर पर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। मैंने उन्हें समझाने और अपनी पोजीशन वाजे करने की कोशिश करते हुए कहा, फादर, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। हम लोग अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर पर भारत ने अपनी फौज के जरिए वहाँ के मुसलमान अक्सरियत की मर्जी के खिलाफ कब्जा कर रखा है। क्या हम हक बजानिब नहीं हैं? आपके बुजुर्गों ने भी मुल्कों से आकर सलीबी जंगों में शिरकत की थी। मैं भी अपने मुसलमान भाइयों के साथ आज़ादी कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा हूँ। पादरी साहब कहने लगे, मैं तुम्हारी बात को तस्लीम करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें एक रात से ज्यादा पनाह नहीं दे सकता। तुम्हें आधी रात के बाद यहाँ से निकल जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। पादरी साहब का मेरी नजरों में बड़ा एहतराम बढ़ गया था। अपने तौर पर उन्हें ऐसा ही कहना चाहिए था। मेरे लिए यही बहुत गनीमत था कि उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया था और एक रात के लिए चर्च में पनाह दे दी थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं जालिंदर जाना चाहता हूँ। वो कहने लगे, रात को यहाँ से जालिंदर की तरफ गाड़ियाँ जाती रहती हैं, मगर पुलिस तुम्हारी तलाश में है। उनके पास तुम्हारा फोटो भी है जो अखबार में छपा हुआ है। स्टेशन पर जाओगे तो पकड़े जाओगे। रात को जालिंदर की तरफ लारियां नहीं चलती, मगर ट्रकों के अड्डों से ट्रक माल लेकर जरूर जाते हैं। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि यहाँ से रात के वक्त निकलकर ट्रकों के अड्डों पर चले जाओ और किसी ट्रक में बैठकर जालिंदर जाने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें 50 रुपए दे दूंगा। पादरी साहब ने अपने लंबे चुगे के अंदर हाथ डालकर अपनी सदरी में से 50 रुपए का नोट निकाल कर मुझे दिया। मेरे पास पैसे मौजूद थे। मैंने पादरी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए 50 का नोट न लिया और उनसे ट्रकों के अड्डे के बारे में पूछा कि वो वहाँ से कितनी दूर हैं और किस तरफ हैं। पादरी साहब ने कहा, चर्च के पीछे जो सड़क जाती है उस पर चलते जाओ। एक चौक आएगा, वहाँ से दाएं तरफ मुड़ जाना। वहाँ कनक मंडी है, ट्रकों का अड्डा भी वही है। एक बात मैं तुम्हें जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर तुम पकड़े गए तो पुलिस को ये न बताना कि मैंने तुम्हें पनाह दी थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मोहतरम, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, आप बेफिक्र रहें। पुलिस चाहे मुझे कितनी ही अजियत क्यों न दे, मेरी जबान पर आपका नाम कभी नहीं आएगा। पादरी साहब ने सलीब का निशान बनाकर मुझे दुआ दी और कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे गिरजाघर के अंदर ही एक और छोटे से कमरे में ले आए, जहाँ एक चारपाई भी पड़ी थी। उन्होंने मुझे कंबल ला कर दिया और कहा, यहाँ तुम्हारे पास सिवाय मेरे और कोई नहीं आएगा, तुम भी इस कमरे से बाहर मत निकलना। मैंने सारा दिन इस कमरे में गुजार दिया। पादरी साहब ने मुझे खाना भी खिलाया, शाम को चाय भी पिलाई, फिर रात को भी खाना दिया। जब रात गहरी हो गई तो मैं वहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाने लगा। पादरी साहब रात के 2 बजे मेरे पास आकर कहने लगे, उस वक्त रात के 2 बजे हैं, सड़कें खाली पड़ी हैं, तुम्हारे लिए यहाँ से निकलने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं। मैंने उठकर पादरी साहब से हाथ मिलाया। उन्होंने बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें खुदावंत के सुपुर्द किया। उन्होंने मुझे गिरजाघर की इमारत के पिछवाड़े से बाहर निकाल दिया। नवंबर की रात सर्द थी, अभी इतनी सर्दी शुरू नहीं हुई थी, फिर भी लोग मकानों के अंदर सोते थे। बाजार में कहीं किसी की चारपाई नजर नहीं आ रही थी। पादरी साहब ने मुझे जिस तरह बताया था, मैं उसी हिसाब से गिरजाघर से निकलकर अकबी सड़क पर आ गया। लुधियाना शहर पर खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी किसी जानिब से किसी मोटर रिक्शे की आवाज आती। मैं सड़क पर चलते चलते चौक में आ गया। यहाँ से बाएं जानिब हुआ तो कुछ फासले पर एक ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दी। ये ट्रकों का अड्डा था। एक ट्रक चलने के लिए तैयार खड़ा था। मैं सोच में पड़ गया कि मुझे ड्राइवर से बात करनी चाहिए या नहीं। हो सकता है उसने अखबार में मेरी तस्वीर देख रखी हो और वो मुझे देखते ही वहीं पकड़कर शोर मचा दे। मामला खराब हो सकता था। मैं ट्रक अड्डे से जरा फासले पर एक तरफ खड़े होकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ट्रक मुझसे थोड़े फासले पर सड़क के किनारे खड़ा था और 2 आदमियों के एक दूसरे से ऊंची आवाज में बातें करने की आवाज आ रही थी। ट्रक रोशनी में खड़ा था। उस पर लदी हुई बोरियां मुझे नजर आ रही थीं। ट्रक के पीछे 2-2.5 फुट चौड़ा तख्ता लगा हुआ था। मैंने देखा कि एक सिख लड़का एक तरफ से निकलकर ट्रक के पीछे आया। उसने नीचे लटकता हुआ रस्सा उठाकर ऊपर बोरियों पर डाला और लुधियाने के पंजाबी लहजे में अपने ड्राइवर को चलने के लिए कहा। लड़का दौड़कर ट्रक की अगली सीट की खिड़की खोलकर ट्रक में बैठ गया।
ट्रक का इंजन पहले से चल रहा था। ड्राइवर ने गियर लगाया और ट्रक आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रक अड्डे से थोड़ा आगे गया, जहां जरा अंधेरा था, तो मैं दौड़कर ट्रक के पास आया और अकबी तख्ते को पकड़कर ट्रक में उछलकर बोरियों के पास बैठ गया। वहां इतनी जगह थी कि मैं सर नीचे करके बैठ सकता था और बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। ट्रक लुधियाना शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर से होता हुआ गुजर रहा था। उसका रुख चूंकि जालिंदर की तरफ था, इसलिए मुझे यकीन था कि ये ट्रक जालिंदर की तरफ ही जा रहा होगा। ये खतरा जरूर लगा था कि रास्ते में कहीं पुलिस की चेक पोस्ट न हो और पुलिस चेकिंग न करे। मैं कभी कभी सर ऊंचा करके सड़क को देख लेता। सड़क पर बत्तियां साथ साथ रोशन थीं। आबादी के मकान भी नजर आ जाते थे। आखिर ट्रक एक ऐसी सड़क पर आ गया जो मुझे जीटी रोड मालूम हो रही थी। पीछे दूर तक सड़क खाली पड़ी थी। दोनों तरफ दरख्त भी थे और बिजली के खंभे भी दूर दूर तक लगे हुए थे। ट्रक की रफ्तार भी तेज हो गई थी। ट्रक यकीनी तौर पर लुधियाना शहर से बाहर निकल आया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि एक मरहला तय हो गया था। मुझे सिर्फ इस बात का ख्याल रखना था कि रास्ते में अगर किसी जगह ट्रक खड़ा हो जाए तो मुझे ट्रक से उतरकर इधर उधर छुप जाना था और ट्रक को दोबारा चलने पर दौड़कर उसमें सवार होना था। ट्रक पर बोरियां कुछ इस तरह ऊपर नीचे लदी हुई थीं कि उनके अंदर छुपने की जगह नहीं थी। ट्रक काफी रफ्तार से जा रहा था। लुधियाने से जालिंदर ज्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है इतना ही फासला है जितना लाहौर से गुजरांवाला का। इतना मुझे मालूम था कि रास्ते में फगवाड़ा रेलवे स्टेशन जरूर आता है, उसके बाद जालिंदर आ जाता है। एक तो सड़क खाली होने की वजह से ट्रक की रफ्तार तेज थी, दूसरे मैं ट्रक के पीछे बैठा हुआ था। सर्द हवा के थपेड़े मेरे ऊपर आ रहे थे और मुझे सर्दी महसूस होने लगी थी। लेकिन मैं इस किस्म की सख्त जानी का आदी था। जैकेट के बटन मैंने गर्दन तक बंद कर लिए थे और बोरियों की ओट में जितना सर्द हवाओं से बच सकता था बचकर बैठा हुआ था। ट्रक काफी देर तक चलता रहा। रास्ते में किसी जगह न रुका। पुलिस की कोई चेक पोस्ट भी न आई। मैंने सोचा कि जालिंदर शहर में दाखिल होते ही ट्रक से छलांग लगा दूंगा और रेलवे लाइन तलाश करके उस पर चलता हुआ स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा और वहां से होशियारपुर जाने वाली गाड़ी में बैठकर जम्मू की तरफ निकल जाऊंगा। सड़क पर दाएं बाएं आबादी की रोशनियां नजर आने लगी। फगवाड़ा शहर आ रहा था। ट्रक वहां न रुका और शहर के दरमियान से होकर निकल गया। ये अच्छा हुआ था, वरना मुझे ट्रक से निकलकर किसी तरफ छुपना पड़ता। फगवाड़ा बहुत पीछे रह गया था। ट्रक जीटी रोड पर भागा जा रहा था। आखिर जालिंदर शहर के मज़ाफ़ात की रोशनियां शुरू हो गईं। मैं दाएं बाएं दूर रेलवे सिग्नल की बत्ती तलाश कर रहा था ताकि मैं ट्रक से उतरते ही उस तरफ का रुख कर लूं। ये जालिंदर शहर ही था। सड़क कुशादा हो गई थी। दूर दूर कोठियों में रोशनियां झिलमिला रही थीं। ट्रक शहर में दाखिल हो चुका था। एक रेलवे पुल आ गया। मैंने सर बाहर निकाल कर देखा कि पुल के नीचे लाइनें बिछी हुई थी और खूब रोशनियां हो रही थी। एक इंजन भी शंट करता जा रहा था। यही उस वक्त मेरा टारगेट था। अब मैं ये इंतजार करने लगा कि कहाँ ट्रक की रफ्तार जरा कम हो और मैं सड़क पर छलांग लगा दूं। शहर में दाखिल होने के बाद वैसे ही ट्रक की स्पीड कम हो गई थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद रेलवे सिग्नल की सब्ज और सुर्ख रोशनी को देख लेता था। मैं रेलवे लाइन के करीब ही किसी जगह उतरना चाहता था। एक जगह सड़क का मोड़ काटते हुए ट्रक की रफ्तार मजीद कम हो गई। मैंने ट्रक में से सड़क पर छलांग लगा दी। कमांडो ट्रेनिंग में हमें यह भी बताया गया था कि चलती गाड़ी या ट्रक में से छलांग लगाई जाए तो अपना रुख हमेशा उसी तरफ होना चाहिए जिस तरफ गाड़ी जा रही हो और छलांग लगाते ही उस तरफ दौड़ पड़ना चाहिए। इस तरह से कुछ बचत हो जाती है और आदमी को ज्यादा चोटें नहीं लगती। मैंने भी अपना मुंह ट्रक की अगली जानिब करके ट्रक से छलांग लगाई थी। ट्रक की रफ्तार बहुत कम थी, इसलिए मैं आसानी से उतर गया। ट्रक से उतरते ही मैं उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ मुझे रेलवे सिग्नल की बत्ती नजर आ रही थी। रेलवे लाइन वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। सिर्फ एक दो खेतों में से मुझे गुजरना पड़ा। रात के 3 साढ़े 3 बजे का वक्त होगा। सर्दी भी थी, खेतों पर अंधेरा था। रेलवे लाइन पर चढ़ते ही मैंने शुमाल की जानिब देखा तो मुझे कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन की जगमगाती हुई काफी रोशनियां नजर आईं। ये जालिंदर का रेलवे स्टेशन ही हो सकता था। लुधियाने से अमृतसर तक रास्ते में एक ही बड़ा शहर जालिंदर आता है। ये बहुत बड़ा शहर था और जालिंदर ही था। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ स्टेशन की तरफ चलने लगा। जब स्टेशन करीब आया तो लाइन के साथ साथ ऊंची दीवार शुरू हो गई। अब मैं रेलवे लाइन की पटड़ी से उतरकर दीवार के साथ हो गया। काफी बड़ा रेलवे यार्ड था। कहीं खाली डिब्बे खड़े थे, कहीं इंजन शंट कर रहे थे। आखिर मैं उस जगह आ गया जहां से स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म शुरू होता था। जहां बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में जालिंदर सिटी लिखा हुआ था। मुझे इत्मीनान हुआ। अब मुझे एक तो जालिंदर से जम्मू तवी शहर तक का टिकट खरीदना था और दूसरे ये मालूम करना था कि जम्मू शहर की जानिब ट्रेन किस वक्त जाएगी। जिस बात का मुझ पर खौफ तारी था वो ये थी कि सुबह के अखबारों में मेरी तस्वीर छप चुकी थी जिसमें मुझे पाकिस्तानी जासूस करार दिया था और मेरी गिरफ्तारी के लिए इनाम का भी ऐलान किया था। उस वक्त मेरा जो हुलिया था तस्वीर उसी हुलिये में थी और मैं बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था। मैंने सिर्फ इतनी तब्दीली की कि जेब से रुमाल निकाल कर सर पर बांध लिया और जैकेट के कॉलर ऊपर को उठा लिए। प्लेटफॉर्म पर कोई रश नहीं था। मैं फिर भी एहतियात के तौर पर अपने आप को प्लेटफॉर्म की रोशनी से बचाता हुआ जिस तरफ अंधेरा था उस तरफ होता हुआ चल रहा था। इस प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी जिसकी वजह से वो खाली खाली था। एक जगह एक सिख कुली रेलवे लाइन से ऊपर प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आया तो मैंने उससे जम्मू जाने वाली गाड़ी के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि थोड़ी देर बाद इसी प्लेटफॉर्म पर जम्मू से गाड़ी आएगी, वही गाड़ी वापस जम्मू तभी जाएगी। अब मुझे जम्मू का टिकट खरीदना था। सिख कुली ये कहकर आगे चल पड़ा। मैंने उसे रोक कर कहा, सरदार जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी,
مجھے جموں کا ایک ٹکٹ لا دیں، میرے پاؤں میں درد ہے، زیادہ دور تک نہیں چل سکتا۔ اور میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ سکھ کلی نے نوٹ لے لیا اور کہا یہیں سامنے بینچ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ مجھے یہ چانس لینا ہی تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سوچا اگر کلی ٹکٹ لے آیا تو بہت اچھا ہوگا، اگر نہ لایا تو میں کوئی دوسری ترکیب سوچوں گا، کیونکہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں خطرہ تھا کہ اگر پکڑا گیا تو مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ پلیٹ فارم کے درمیان میں خالی بینچ تھا، میں اس پر بیٹھ گیا۔ سکھ کلی کچھ دور تک مجھے نظر آتا رہا، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں یہ کلی پولیس کو خبر نہ کر دے۔ یوں ہی مجھے وہم ہوا کہ اس نے مجھے گھور کر بھی دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اس نے مجھے پہچان لیا ہو۔ طرح طرح کے وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف واقعی غور سے دیکھا تھا، کیونکہ جب میں اسے 50 روپے کا نوٹ دینے کے لیے ایک قدم آگے ہوا تھا تو سامنے والے پلیٹ فارم کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تھی۔ یہ یاد آتے ہی میں بینچ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران پلیٹ فارم پر مسافر آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اندھیرے میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا اور جدھر کلی گیا تھا ادھر دیکھنے لگا۔ میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں یا کلی کا انتظار کروں۔ اتنے میں سامنے کی جانب سے ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہونے لگی۔ ٹرین رکی تو ڈبوں میں سے مسافر اترنے لگے۔ پلیٹ فارم پر ہلچل سی مچ گئی۔ معلوم ہوا ٹرین جموں سے آئی ہے، یہی ٹرین کچھ دیر بعد جموں جائے گی۔ اچانک میری نظر سکھ کلی پر پڑی۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا میری طرف چلا رہا تھا۔ میں نے اس کے پیچھے دیکھا، اس کے پیچھے پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ سکھ کلی نے آتے ہی مجھے جالندھر سے جموں توی تک کا 3rd کلاس کا ٹکٹ دیا اور باقی پیسے دیتے ہوئے کہا یہ لیجیے مہاراج، میری گاڑی آ گئی ہے۔ اور وہ ایک ڈبے کی طرف کسی مسافر کا سامان اٹھانے کے لیے دوڑ گیا۔ ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھا اور میں دل میں ہنس رہا تھا کہ میں نے خامخواہ طرح طرح کے وسوسوں سے اپنے آپ کو پریشان کیا۔ کسی نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ جموں والی گاڑی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اب میں اس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف اطمینان سے روانہ ہو سکتا تھا۔ منزل اب مجھے سامنے نظر آ رہی تھی۔ جموں کی طرف جو گاڑی جاتی ہے وہ جالندھر سے امرتسر کی بجائے ہوشیار پور والی لائن پر ہو کر جاتی ہے۔ اس لائن پر میں کئی بار سفر کر چکا تھا۔ اس وقت آسمان پر صبح کاذب کا نور نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں ٹرین کے سب سے آخری ڈبے میں بیٹھ گیا اور بے چینی سے ٹرین کے چلنے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ اگر دلی اور مشرقی پنجاب کے اخباروں میں پولیس کی جانب سے میری تصویر نہ چھپی ہوئی ہوتی تو میرے لیے کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہ تھی۔ میں کئی بار پولیس کے تھانوں، جیلوں اور ٹارچر سیلوں سے فرار ہو چکا تھا اور فرار ہونے کے بعد کمانڈر شیروان کے پاس خفیہ کمین گاہ میں پہنچ جاتا تھا۔ لیکن اب معاملہ مختلف تھا۔ جالندھر سے 30-35 میل پیچھے مجھے ایک سکھ کیپٹن نے پہچان لیا تھا اور اب صرف پولیس ہی نہیں، مشرقی پنجاب کی پولیس بھی میرے تعاقب میں تھی اور میں بہت حد تک ان کے محاصرے میں تھا۔ اتنے میں ٹرین کے گارڈ نے سیٹی دی اور گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ٹرین امرتسر والی لائن چھوڑ کر ہوشیار پور والے ٹریک پر آ گئی۔ ابھی ریلوے یارڈ کی بتیاں روشن تھیں۔ آسمان پر صبح کی سفیدی بڑھ رہی تھی۔ ٹرین جالندھر شہر کے مضافات میں سے نکل کر کھیتوں میں چلی جا رہی تھی۔ کھیتوں میں نومبر کی صبح کی ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا آپ ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بھاری سا بوجھ میرے سر سے اتر گیا ہو۔